अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। स्टूडेंट्स, आज से हम ऑडिटिंग, जिन स्टूडेंट्स की ऑडिटिंग में सप्ली आई है, यानी कि जिन्होंने सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन देने हैं 2022 के, जिसे सेकंड एनुअल 2022 कहेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, एक्चुअल में आपने पेपर 2023 में ही इसके देने हैं, लेकिन आप इसको सेकंड एनुअल बोलोगे 2022, यानी कि ये सप्लीमेंट्री एग्जाम है 2022 के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज हम ऑडिटिंग को शुरू करने लगे हैं। जिन स्टूडेंट्स की ऑडिटिंग में सप्ली आई है वो काइंडली इस चैनल के ऊपर आ जाएं और अपनी इन वीडियोस को देखें, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्ड करूं और इन लेक्चर में ये भी समझाया जाएगा कि आपने क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको 15 से 18 क्वेश्चन बस कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने काइंडली इन वीडियोस को ध्यान से सुनना है। ये वीडियोस स्पेशली जो है सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी सैपलीज आई हैं 2022 में। देखिएगा, आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहले ये बात को समझिएगा, ऑडिटिंग किसे कहते हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। देखिए, आपने जब भी क्वेश्चन ये आ जाए तो आपको ये क्वेश्चन में सबसे पहले लिखनी पड़ेगी इंट्रोडक्शन। तो यहां पे आप सबसे पहले हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन आप किसका लिखेंगे? ऑडिटिंग का लिखेंगे। तो ऑडिटिंग क्या है स्टूडेंट्स? ये ऑडिटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कंपनी एक ऐसे बंदे को अपने अपने पास बुलाती है, यानी कि अपने कंपनी में बुलाती है, ताकि वो ऑडिटिंग करे, ऑडिट करे और ऑडिट करके वो कंपनी को ये बताए कि कंपनी के क्या कंपनी बिल्कुल ठीक काम कर रही है, उसकी प्रोग्रेस अच्छी है कि बुरी है। क्योंकि आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कंपनी के शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, और शेयर होल्डर्स को ये आइडिया नहीं होता कि हमारी कंपनी में काम ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। इस अमल को हम क्या कहेंगे? ऑडिटिंग कहेंगे। अब ऑडिटिंग करवाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है मकासद, यानी कि कंपनी क्यों ऑडिट करवाना चाह रही है। देखिए, मैं आपको कोई भी टास्क दूं, मैं कहूं ये काम करो, तो उस काम के पीछे कोई ना कोई मकसद होगा ना। तो कंपनी का ऑडिटिंग करवाने के पीछे क्या मकसद है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में आपने 5 से 6 लाइनें लिखनी है इंट्रोडक्शन में। फिर आप क्या लिखोगे? फिर आप स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन आप ऑडिटिंग की लिखोगे। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, देखो, डेफिनेशन आप अपने पास से भी लिख सकते हो, अगर आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हो। डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द प्रोसेस इन विच ऑडिटर डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर एंड फ्रॉड इज कॉल्ड ऑडिटिंग। के वो अमल जिसमें कंपनी का ऑडिटर कंपनी के अंदर एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करता है, पहले मालूम करता है, जांचता है, फिर उनको प्रिवेंट करता है, मतलब दूर करता है, इस अमल को क्या कहते हैं? ऑडिटिंग कहते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को लिख दीजिएगा, मैंने बोल के आपको बता दिया। और वीडियो के एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये जो क्वेश्चन है 2022 एनुअल में किस तरह आया था, किस नेम से आया था, जो कि आप स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया होगा। श्योरली आप स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया होगा, और ये क्वेश्चन किस किस तरह में पूछ सकता है, ये वीडियो के लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग जो है ना स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? उसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वो काम जो कंपनी ने ना पहले ऑडिटर को कहा होता है कि ये काम हमें सबसे पहले करके दो अपने ऑडिट के अंदर, मतलब ये चीजें हमें सबसे पहले मालूम करके दो। उसमें नंबर 1 क्या है? इंडिपेंडेंट ओपिनियन। देखें, इंडिपेंडेंट ओपिनियन क्यों लेना चाहता है शेयर होल्डर ऑडिटर से? वो इस वजह से लेना चाहता है ताकि उसे पता चले कि ऑडिटर जो मेरी कंपनी में आया है, जो मुझे मेरी कंपनी के अंदर एरर और फ्रॉड ढूंढ के बता रहा है, क्या वो जो ऑडिटर है वो अपनी राय क्या देता है कि मेरी कंपनी ठीक चल रही है कि मेरी कंपनी के अंदर काम जो है वो अच्छा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले उसने क्या देखना है? सबसे पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मैं कंपनी हूं तो मेरा सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मुझे इंडिपेंडेंट ओपिनियन मिले। किसकी तरफ से? ऑडिटर की तरफ से। तो आपको पता होना चाहिए, ऑडिटर जो है इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऐसे मुंह से नहीं दे देता। वो क्या करेगा? वो रिपोर्ट लिख के आपको इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? इंडिपेंडेंट ओपिनियन। तो इसमें आप 2 से 3 लाइनें लिख दोगे। अब जो चीजें मैंने आपको बोल के बताई है ना, आप इसी चीज को आपने क्या करना है? आपने अपने वर्ड्स में लिख देना है।
और इसके बाद सेकंड वो क्या क्या आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा, जो मैं बोलता जाऊंगा आपने सिर्फ वही अपनी बुक से टिक लगाना है और इन्हीं को करना है। सेकंड जो ऑब्जेक्ट होगा, प्राइमरी ऑब्जेक्ट होगा, वो होगा फेयरनेस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखें, फेयरनेस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं। सेकंड वो क्या करेगा, फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप वर्ड को पूरा लिख लीजिएगा। देखिए, फेयरनेस का मतलब होता है ठीक बताना, ठीक बताना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक बनाना। देखें, कंपनी ऑडिट इस वजह से करवा रही है ताकि ऑडिटर जो है ना उनको ठीक मालूमात दे। किसके हवाले से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी होती हैं? एक्चुअल में जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी होती है, मैं उनके बारे में डिस्कशन करता हूं। वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नंबर 1। ये इसके बारे में ऑडिटर बताए कंपनी को कि ये ठीक बना है कि गलत बनी है जो हमें अकाउंटेंट ने बना के दिया है। नंबर 2 वो बताए किसके बारे में? बैलेंस शीट के बारे में। नंबर 3 बताए इनकम स्टेटमेंट के बारे में। ये 3 जो स्टेटमेंट्स होती है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी लफ्ज आ जाएगा ना स्टेटमेंट्स, याद रखिएगा स्टेटमेंट सारा साल नहीं बनती, साल के एंड पे बनती है। तो कंपनी ये चाहती है कि हमारा जो ऑडिटर है ना वो हमें ये बताए क्या ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं जो कि आप बीकम लेवल पे पढ़ते हो, क्या ये तीनों स्टेटमेंट जो हमें अकाउंटेंट ने हमारे ने बना के दिए हैं, क्या ये ठीक हमें बता रहा है, इसके अंदर मालूमात ठीक प्रोवाइड कर रहा है? ये भी देखिए, ये भी उसका एक मकसद हो गया कंपनी का ऑडिट करवाने का। अब नंबर 3 आपके पास क्या आ जाएगा प्राइमरी ऑब्जेक्ट में? वो हो जाएगा प्रिस्क्राइब्ड लॉ। वो हो जाएगा नंबर 3 आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्रिस्क्राइब्ड लो। अब देखिए, कंपनी का ऑडिट करवाने का ये भी मकसद है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना पेपर में, क्वेश्चन को बार बार देखा करें। क्वेश्चन हमसे उसने पूछा क्या है? उसने पूछा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। अब प्रिस्क्राइब्ड लॉ, कंपनी ये चाहती है कि ऑडिटर हमें ये बताए क्या हम जितना भी काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी में जितनी भी वर्किंग हो रही है, क्या कानून के मुताबिक हो रही है? क्या पता कंपनी का नाम हो नेस्ले कंपनी और अंदर वो कोई वाइन बना रहे हो, कोई शराब बना रहे हो, कोई इलीगल काम कर रहे हो। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मालिक होते हैं, उनका ये भी मकसद होता है कि वो ऑडिटर से ये मालूम करवाएं क्या हम कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे। ओके स्टूडेंट्स, अब प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो आप लास्ट करोगे वो आप करोगे अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आप लास्ट 4 नंबर ऑब्जेक्ट करोगे अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसका क्या मतलब है? देखिए, आप टिक लगाते जाएं अपनी बुक पे। अकाउंटिंग पॉलिसीज का ये मतलब है ऑडिटर को कंपनी ये पूछती है हमारा जो अकाउंटेंट है वो जो अकाउंटिंग कर रहा है, जिस पॉलिसी के तहत अकाउंटिंग कर रहा है, क्या वो पॉलिसी ठीक ठीक क्या वो काम करने का जो उसका अकाउंटिंग करने का जो तरीका है वो ठीक तरीका है? अब आप कहोगे ये ऑडिटर कैसे बता सकता है ठीक तरीका है? वो ऑडिटर तो नहीं ना उसके पास सारा दिन बैठा रहता। लेकिन स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग करने के सिस्टम होते हैं क्या? एक होता है कैश बेस्ड सिस्टम, एक होता है अक्रूड बेस्ड सिस्टम। तो वो कंपनी जिस सिस्टम को अडॉप्ट की होती है, क्या उनका अकाउंटेंट जो है वही पॉलिसी से काम कर रहा है कि नहीं, ये भी ऑडिटर ने बताना होता है। किसको? कंपनी के मालकान को, जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं। अब इसके बाद प्राइमरी के बाद आपके जो ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे ना वो आ जाएंगे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। तो आप हेडिंग दोगे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। देखें स्टूडेंट्स, एक बात को याद रखिएगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आपने 4 करने हैं, इन चारों में सिर्फ 2-2 लाइनें आपने लिखनी है, ठीक है? अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, पहले जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव बता दिए, इनिशियल जो चीजें बता दी कंपनी का ऑडिटर ने कंपनी को कि भाई देखो मैंने ये आपका मकसद था मुझसे पूछने का, मैंने ये चारों प्राइमरी मकसद आपके पूरे कर दिए। अब इसके अलावा कंपनी उससे क्या पूछ सकती है? कंपनी कह सकती है नंबर 1 हमें बताओ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर। देखें नंबर 1 क्या आएगा? आपने हेडिंग देनी, इसकी बस हेडिंग देनी, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना। आपने देना है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर। अब डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर ऐसे आपने हेडिंग दे के पहले हेडिंग को समझिएगा। डिटेक्शन का मतलब होता है ढूंढना, एंड प्रिवेंशन और दूर करना, किसको? एरर्स को ढूंढना और दूर करना। फिर आप इसमें लिखेंगे एरर्स, एरर्स की हेडिंग देंगे। एरर्स क्या होते हैं? देखिए एरर कहते हैं गलती को, वो काम जो कोई भी शख्स जानबूझकर नहीं करता, उससे खुद ब खुद हो गई, उसने जानबूझकर नहीं की थी, और ये जानबूझ के इंग्लिश में कहते हैं अनइंटेंशनली। अगर कोई भी मिस्टेक अनइंटेंशनली हो रही है तो आप इसको क्या बोलोगे? इस मिस्टेक को मिस्टेक नहीं बोलोगे, कहोगे एरर हुआ है आपसे, ठीक है? तो एरर की आप एक लाइन की सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे जो कि आपकी बुक में भी अवेलेबल होती है। अब एरर आपके पास स्टूडेंट्स 2 किस्म के होते हैं। यहां पे आपने लिख देना नंबर 1 आपके पास होता है क्लरिकल एरर,
क्लैरिकल एरर। अब क्लैरिकल एरर में आप क्या लिखेंगे, जो एक वर्ड पे आपने फोकस करना है, वो टाइप ऑफ एरर, वो टाइप आपने नंबर 1 हेडिंग दी क्लैरिकल एरर की, वो टाइप ऑफ एरर जो एरर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में मिलते हैं, ऐसे तमाम एरर जो बुक्स ऑफ अकाउंट में पाए जाते हैं। अब बुक्स ऑफ अकाउंट कौन सी होती है, देखें स्टेटमेंट डिफरेंट चीज है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट चीज है, जिसमें क्या क्या आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स होती हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं आमतौर पर जो बनाई जाती हैं, जैसे परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, इन्वेंट्री बुक, ये तमाम बुक्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में, किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो चाहे परचेज बुक हो, सेल बुक हो, इन्वेंट्री बुक हो, अगर उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपकी वो मिस्टेक नहीं कहलाएगी, आपका वो एरर नहीं कहलाएगा, उसको कहेंगे क्लैरिकल एरर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहां पे लिख देना है, आप खुद से लिखना है, जैसे देखिए मैं आपको आपकी वर्डिंग में बना के बताता हूं, दोज टाइप ऑफ एरर विच आर प्रेजेंटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में पाए जाते हैं, तो इनको क्या कहता है, इनको कहा जाता है क्लैरिकल एरर। अब क्लैरिकल एरर में भी टाइप्स हैं। नंबर 1 आपके पास क्या है, आपने ऐसे ही एक लाइन की इसकी डेफिनेशन लिखनी है। नंबर 1 इसमें आ जाएगा आपके पास एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन, अब ये मैं आपको समझाता हूँ एरर ऑफ ओमिशन किसे कहते हैं। एक लाइन के बस आपने डेफिनेशन लिखनी है, कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे ही ये बहुत लेंथी हो जा रहा है आपका काम। एरर ऑफ ओमिशन वो एरर जो बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हो, यानी कि परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, इन्वेंट्री बुक में हो, लेकिन हो इस तरह गलती से लिखना ही भूल गए हैं, हम एंट्री को लिखना ही भूल गए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हो, पार्ट 1 में आपने चैप्टर पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें याद है कि कई दफा ऐसा होता था कि बुक्स ऑफ अकाउंट में ना एंट्री लिखना ही हम भूल जाते थे, ठीक है ना, आप एंट्री पास करते थे ना, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री, तो जो राइट एंट्री आपने पास की, लेकिन आपने रॉन्ग एंट्री, आप एंट्री ही करना भूल गए बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो आप क्या करते हो, वही आपकी राइट एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री होती है। तो वो एरर जिसमें आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री ही करना भूल गए, चाहे फर्ज करें एंट्री आपके पास है परचेज अकाउंट, परचेज टू कैश, अब ये एंट्री थी, ये एंट्री आप बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका अकाउंटेंट जो है ना वो करना ही भूल गया है, तो इसका मतलब है ये एरर कौन सा कहलाएगा, एरर ऑफ ओमिशन। तो आपको इस तरह, आप इसमें इस तरह लिखोगे, एरर ऑफ ओमिशन इज, दिस इज अ सच टाइप ऑफ एरर इन विच अकाउंटेंट इज फॉरगेट टू फाइंड या टू रिटर्न द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, अब एरर ऑफ ओमिशन के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर 2 क्लैरिकल एरर में एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन किसे कहते हैं, देखिएगा ध्यान से, दो वर्ड पे आपने गौर करना है एरर ऑफ कमीशन में, क्या वो एरर जो बुक्स ऑफ अकाउंट में हो, यानी कि परचेज बुक, सेल बुक, इन्वेंट्री बुक या कैश बुक में हो, लेकिन या तो वो टोटली गलत लिखी गई, या आपने अकाउंट, आपका अकाउंटेंट को एंट्री करना ही नहीं थी आ रही, या टोटल ही उसने गलत लिख दी एंट्री, या उसने आधी गलत लिख दी। जैसे ही देखें परचेज टू कैश थी सही एंट्री, उसने लिख दी परचेज टू बिल्डिंग, ये एंट्री थी, मतलब परचेज की हमने कैश पे, उसने लिख दिया परचेज टू बिल्डिंग। तो मुझे बताएं आधी एंट्री गलत की कि पूरी एंट्री गलत की, परचेज आपको पता है हमेशा डेबिट होती है, उसने डेबिट की, लेकिन कैश करना था क्रेडिट, उसकी जगह उसने बिल्डिंग को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब उसने ये हाफ एंट्री गलत की है, ये आपका एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। या आपकी सही एंट्री थी परचेज टू कैश, उसने उसने एंट्री कर दी सेल टू सलीम या सेल टू अली कर लो, तो ये देखो मुझे बताओ दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही चेंज हैं जी, दोनों ही चेंज है, तो इसका मतलब उसने कंप्लीट एंट्री ही गलत कर दी, तो ये क्या कहलाएगा, ये एरर ऑफ कमीशन कराएगा। इसको आप अपने वर्ड्स में कैसे लिखोगे, सच टाइप ऑफ एरर इन विच होली या पार्शली, यानी कि होली मींस तमाम, या पार्शली एंट्री इज मेड बाय अकाउंटेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। अब इसमें आप लास्ट करोगे सिर्फ, इसमें हमने 3 ही रखने हैं, आपने भी 3 ही रखने हैं, आप लिखोगे ट्रायल बैलेंस एरर, ट्रायल बैलेंस एरर। अब ये ट्रायल बैलेंस एरर कौन से होते हैं, वो टाइप ऑफ एरर जिसमें स्टूडेंट्स गलती होती है अमाउंट की, इसमें अमाउंट की, जैसे ध्यान से देखिएगा, आपके ना आपकी जो एंट्री थी वो थी परचेज टू कैश, ये कितने की थी, 50,000, 50,000, लेकिन आपका काउंटर ने एंट्री तो सही की परचेज टू कैश, लेकिन एंट्री कर दी 30,000 की, फिर कर दी 30,000 की। अब मुझे बताओ किस में मिस्टेक की, एंट्री में मिस्टेक नहीं की, अमाउंट में मिस्टेक की, तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में ये अमाउंट से लिखी जाएगी ना, इस अमाउंट से उसने लिखी होगी इस एंट्री को, तो ये आपकी कहलाएगी ट्रायल बैलेंस एरर।
अब इसके बाद आप आके क्या करेंगे, आप इसके बाद आप क्या करोगे, प्रिंसिपल एरर। आपने पहले पढ़ा क्लरिकल एरर, उसमें 3, अब प्रिंसिपल एरर देखें नंबर 2, बड़े वाला 2 लिखिएगा, आप लिखोगे प्रिंसिपल एरर। ये कौन से एरर होते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। प्रिंसिपल एरर वो तमाम एरर जो होते तो बुक्स ऑफ अकाउंट में ही है, यानी कि आप ना बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, इन्वेंट्री बुक, इन तमाम में आपने मिस्टेक की, आपके अकाउंटेंट ने मिस्टेक की। लेकिन स्टूडेंट्स ये प्रिंसिपल एरर तब बनेंगे जब आपके अकाउंटेंट ने ना परचेज बुक मेंटेन की, लेकिन IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक वो परचेज बुक में एंट्री नहीं कर रहा। जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, आपको पता है दुनिया भर में ना आप एंट्री करते हो परचेज टू कैश, हमेशा कैश आता है, एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट कम हो तो क्रेडिट। तो कभी कभी आप सोचते हो ये कैसे पता चल जाता है लोगों को, जिसने बनाया होगा उसको कैसे पता चला एसेट बढ़े तो डेबिट करना है, एसेट कम हो तो क्रेडिट करना है। एक्चुअल में ये पूरे इंटरनेशनल तौर पे तमाम दुनिया ही इस रूल को फॉलो करती है। तमाम दुनिया ने बैठ के ना, उनके अकाउंटेंट ने बैठ के एक रूल डिसाइड किया कि एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे डेबिट, एसेट कम होगा तो क्या करेंगे क्रेडिट। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया, ठीक है, जो कि तमाम दुनिया ही फॉलो करती है। और आपका जो अकाउंटेंट है ना, वो स्टूडेंट्स एंट्री होती है परचेज टू कैश, वो करता है एंट्री कैश टू परचेज। तो इसका मतलब है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो नहीं ना वो फॉलो कर रहा। तो इस टाइप के एरर को क्या कहते हैं, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में ही होती है, इस टाइप को एरर को कहते हैं प्रिंसिपल एरर। ओके, अब प्रिंसिपल एरर में नंबर 1 टाइप क्या आएगी आपके पास, जी बोलें जी, नंबर 1 इनकरेक्ट एलोकेशन। देखें नंबर 1 इनकरेक्ट। अब देखें बुक्स ऑफ अकाउंट में ना, बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक एंट्री नहीं पास की जा रही, और उसमें नंबर 1 आ रहा है इनकरेक्ट एलोकेशन। तो इनकरेक्ट एलोकेशन का ये मतलब है कि वो जो आपका अकाउंटेंट है ना, वो गलती किसमें कर रहा है, वो गलती इसमें कर रहा है कि वो एंट्री को ना ठीक तरह से एलोकेट नहीं कर रहा। देखिए परचेज हमेशा बढ़े ना तो वो डेबिट होती है, लेकिन वो हमेशा परचेज बढ़े तो वो क्रेडिट कर रहा है, या तो वो ये काम कर रहा है, इसको कहेंगे इनकरेक्ट एलोकेशन, यानी कि ठीक जगह किसी भी एंट्री को ठीक जगह ना पुट करना। या तो वो काम ये जानबूझ के कर रहा है या उसको करना नहीं आता, ये आपका क्या कहलाएगा, इनकरेक्ट एलोकेशन। और दूसरी आपके पास हो जाएगी इसके अंदर टाइप इनकरेक्ट वैल्यूएशन। वैल्यूएशन, देखिए इनकरेक्ट वैल्यूएशन का क्या मतलब है, आपका जो अकाउंटेंट है ना, उसको बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करना आ रहा, बनाना नहीं आ रहा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो उसके अंदर ना वो उसको ये भी नहीं आता आपके अकाउंटेंट को कि मैं किसी भी एसेट की वैल्यू कैसे लगानी है। जैसे आपको पता है अगर मैंने आज बाइक ली है ना, न्यू बाइक ली है, तो 6 माह बाद जाके मैं उस बाइक को उस रेट के ऊपर नहीं बेच पाऊंगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है डेप्रिसिएशन होती है। लेकिन आपका जो अकाउंटेंट है ना, वो चीज जानता ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि अकाउंटिंग हमें ये बताती है कि हर वो चीज चाहे वो न्यू ही पड़ी रहे ना, कोई भी एसेट, वो हमेशा डेप्रिसिएट होगा, उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तो उसको उसको ये पता नहीं, वो अपने हायर मैनेजर को ये बता ही नहीं पा रहा कि सर इस एसेट में कितनी वैल्यू हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। तो इसका मतलब है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं जानता, वो आपका जो है अकाउंटेंट। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इनकरेक्ट वैल्यूएशन। अब यहाँ पे आपके एरर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। देखें डिटेक्शन, अब आपके अकाउंटेंट ने क्या करना है, उसने आपको डिटेक्ट करके देने हैं, आपको ढूंढ के देने हैं फ्रॉड, एंड उनको फ्रॉड को दूर करके आपको बताना है कि किस तरह उन फ्रॉड को हम खत्म भी कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इस ये हेडिंग देंगे, इसमें लिखेंगे आप कुछ भी नहीं, फिर आप लिखेंगे फ्रॉड की हेडिंग देंगे। अब फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड होता है एक ऐसी मिस्टेक जो कोई पर्सन, जो आपका अकाउंटेंट, जो कंपनी का अकाउंटेंट जानबूझ के करे, तो इसको कहेंगे आ इंटेंशनल मिस्टेक विच इज डन बाय इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय द ऑडिटर इज कॉल्ड फ्रॉड। फ्रॉड होता है जो जानबूझकर किया जाए, एरर होता है जो जानबूझ के गलती ना की जाए। अब टाइप्स ऑफ फ्रॉड, टाइप्स ऑफ फ्रॉड। अब एक बात याद रखिएगा, फ्रॉड कोई भी शख्स कर सकता है, कंपनी की मैनेजमेंट कर सकती है, अकाउंटेंट कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी कर सकती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब टाइप्स ऑफ फ्रॉड कितनी आएंगी, आपने सिर्फ 2 टाइप्स करनी है। नंबर 1 आपने करना है कैश फ्रॉड, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने इतना ही लिखना है, कैश फ्रॉड।
और दूसरा आपने लिखना है इन्वेंटरी फ्रॉड। अब कैश फ्रॉड किसे कहते हैं? देखिए, कैश फ्रॉड कहते हैं ऐसा फ्रॉड जो कैश में किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, कैश बुक बनती है, कैश बुक की एक साइड होती है पेमेंट साइड, एक साइड को कहते हैं रिसिप्ट साइड। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि कैश बुक में पेमेंट साइड कैसे आती है, रिसिप्ट साइड कैसे आती है। देखें, अगर मैं करता हूं एंट्री कैश परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, इसका मतलब मैंने जितनी भी चीजें खरीदी मेरे से पैसा जा रहा है, इसका मतलब मैं कंपनी हूं, मैं पेमेंट कर रहा हूं ना। तो जब भी कंपनी पेमेंट करेगी उसके पास से पैसा हमेशा जाएगा। तो कैश बुक में एक साइड क्या हो जाएगी आपकी? पेमेंट साइड। एक साइड आपकी क्या हो जाएगी? रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड। तो पेमेंट साइड में हमेशा वो कैश की अमाउंट्स होंगी जहां पे आपको कैश आपकी कंपनी से गया होगा, और रिसिप्ट साइड वो साइड होगी जिसके अंदर आपकी कंपनी के अंदर पैसा आया होगा, वो चाहे डेटर से आया हो, चाहे सेल करके चीजें आया हो। अब देखें, अब यहाँ पे कैसे फ्रॉड हो सकता है, कैश फ्रॉड कैसे होता है? आपका ना जो अकाउंटेंट है ना, वो क्या करता है, वो कैश को कम या ज्यादा करके दिखाता है। अब देखिएगा, कैश को कम कब करेगा? जब कंपनी के अंदर पैसा आया होगा ना, किसी डेटर ने, जो ए डेटर है फर्ज करें, उसने 30,000 रुपया कंपनी में दिया, तो उसने क्या कहा? उसने कहा सर नहीं, ये जो डेटर ए था ना, इसने हमें 30,000 नहीं दिया, इसने हमें 29,000 दिया है सर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? अब उसने 1,000 रुपया अपने पास रख दिया। अब कैश आया था, उसने कैश में की कमी, कमी करके फ्रॉड कर दिया। अब वो कैश में इजाफा करके भी फ्रॉड कर सकता है। फर्ज करें कंपनी ने एक चीज खरीदी 5 लाख की, उसने कहा नहीं नहीं सर, हमने 5 लाख की चीज नहीं खरीदी, हमने तो 5,20,000 की चीज खरीदी है। 20,000 उसने कहा क्या किया? अपनी जेब में डाल दिया। जैसे अक्सर हम करते होते थे ना कि घर वाले अगर हमें काम देने के लिए भेजें, कोई चीज खरीदने के लिए भेजें, तो अगर चीज हो ना 100 रुपए की, तो हम 120 की घर में आके बताते हैं। क्यों? हम पैसे में ज्यादा करके बताते हैं ताकि 20 रुपए मेरे पास आ जाए। तो अकाउंटेंट भी ऐसे ही करता है। वो स्टूडेंट्स क्या करता है, या तो कैश को कम करके बताता है या कैश को ज्यादा करके बताता है, इंटेंशनली, जानबूझकर, और इस अमल को कहते हैं कैश फ्रॉड। अब इन्वेंट्री फ्रॉड, इसी तरह इन्वेंट्री, फर्ज करें एक कंपनी है, वो 500 कंप्यूटर खरीदती है। 500 कंप्यूटर उसने क्या किए? स्टूडेंट्स खरीदे। अब कंपनी का जो अकाउंटेंट है ना, वो क्या कहता है? नहीं नहीं सर, हमने 500 नहीं खरीदे, हमने तो 495 खरीदे हैं सर। देखें, वो 5 कंप्यूटर क्या कर रहा है? अपने पास रख रहा है। जैसे अक्सर आपने देखा भी होगा कि कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो फर्ज करें वो शर्ट वगैरह कंपनी बना रही है, तो वो एक दो शर्ट क्या करते हैं? अपने पास रख लेते हैं, घर में ले आते हैं। तो इसका मतलब वो फ्रॉड कर रहे हैं। वो एक, हाँ कंपनी भी दे सकती है, लेकिन कुछ ऐसे भी एम्प्लॉय होते हैं वो रख भी लेते हैं। तो इसका मतलब है ऐसी चीज, अगर आप गुड्स में कोई फ्रॉड कर रहे हो ना, गुड्स में कमी या ज्यादती कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी इन्वेंट्री फ्रॉड है। अब लास्ट में आपका कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट होगा? थर्ड, इंप्लॉयड ऑब्जेक्टिव। इंप्लॉयड ऑब्जेक्टिव। अब ये इंप्लॉयड ऑब्जेक्टिव में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? इसमें सिर्फ आप लिखोगे मोरल चेक, सिर्फ मोरल चेक। अब ना कंपनी का ना ऑडिट करवाने का ये भी मकसद होता है कि मैं ना देखिए, हम क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। तो कंपनी का ऑडिट करवाने का लास्ट मकसद ये होता है ताकि वो चेकिंग कर पाए, अपने स्टाफ के ऊपर चेकिंग रखे। देखें, शेयर होल्डर, मैंने आपको पहले भी बताया, शेयर होल्डर पढ़े हो भी सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं भी हो सकते। अब शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा? अब वो अकाउंटेंट से जाके पूछेंगे भाई हमें ये बता कि कितना मुनाफा हो रहा है। वो कहेगा सर 1 करोड़ का मुनाफा हो रहा है। अब उसको क्या पता ये 1 करोड़ जानबूझ के भी बता रहा हो। अब कंपनी उनके ऊपर ना एक चेक रखने के लिए, उनको उनको हर वक्त चेकिंग उनके ऊपर रखने के लिए वो ऑडिटिंग करवाती है। किसके थ्रू? ऑडिटर के थ्रू, ताकि ये लोग डरे रहे। इनको पता होगा कंपनी जब भी ऑडिट करवाएगी ना, हमारी गलतियां और हमारे फ्रॉड पकड़े जा सकते हैं। तो इसका ये भी मकसद होता है कंपनी का ऑडिटिंग करवाने का, ताकि मोरल चेक रखे, अखलाकी चेक रखे। इसको आपने एक दो लाइन में एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपने क्या करना है? फिनिश कर देना। ये था स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन इस साल 2022 में किस तरह आया था। आपको उसने पूछा स्टूडेंट्स, उसने पूछा डिफाइन, ये ध्यान से देखिएगा ये चीज को, उसने पूछा डिफाइन, डिफाइन COMICAL फ्रॉड, एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट। उसने कहा डिफाइन कॉमिकल फ्रॉड, एक्सप्लेन इट। और बहुत से स्टूडेंट्स यहां से परेशान हो गए, उनको पता ही नहीं चला ये क्वेश्चन कौन सा आया। याद रखिएगा, अगर आपको वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, तो यही क्वेश्चन है। अगर वो कहते आपको COMICAL कॉमिकल फ्रॉड,
तो फिर भी आपने स्टार्टिंग से लेकर ऐसे ही क्वेश्चन लिखना है। अगर वो आपको कह दे डिफाइन COMICAL एरर, कॉमिकल एरर, तब भी आपने यही क्वेश्चन लिखना है। और ये लास्ट प्रीवियस 15 ईयर्स का मैं आपको जांच पड़ताल करके मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह उसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये इस तरह उसने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जो कि आपको आता भी होगा स्टूडेंट्स को, लेकिन आपको पता नहीं है कि हमने इसको कैसे लिखना है। को बहुत से स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं, उनको क्वेश्चन ये COMICL इस क्वेश्चन को देखते हैं, आगे लिखा होता है फ्रॉड, वो सिर्फ फ्रॉड को लिख आते हैं, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड को लिख आते हैं। आप गलत कर रहे हो, आपको इतना ही नहीं पता ऑडिटिंग का मतलब क्या है। ऑडिटिंग का मतलब ये है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। तो आपको अगर वो एरर का पूछे, आपको अगर फ्रॉड का पूछे, आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग कंप्लीट लिखना है। अगर फर्ज करो पेपर में आपको क्वेश्चन की समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपको एरर या फ्रॉड में से एक लफ्ज भी मिलता है ना, आपको पता चल जाता है ये एरर के बारे में कुछ पूछ रहा है, चाहे वो क्लैरिकल एरर पूछे, चाहे वो स्टूडेंट्स आपसे प्रिंसिपल एरर पूछे, कुछ भी पूछे, आपने ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग ही लिखना है क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपकी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।